मैं बरसों से परदेस में मजदूरी कर रहा था। एक दिन देवी ने बताया कि अब्बू शदीद बीमार है, मगर उसने इलाज के पैसे मंगवा के मुझे आने से रोक दिया और कहा मैं संभालूंगी। कुछ अरसे बाद उसने उनकी वफात की खबर थी। 6 माह बाद जब मैं वापस लौटा तो बाप के साले सब आपके लिए गरीबों में खाना तकसीम करने गया। वहाँ गले में नजर पड़ी और मेरे तो होश ही उड़ गए। फटे कपड़ों में सूखी रोटी खाता अब्बा। ये देख कर एक लम्हे के लिए मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। गले में थोड़ा बहुत रश भी था और फलों के ठेले भी आगे पीछे लगे ही हुए थे। मैं जल्दी से अब्बा के पास भागा, लेकिन तभी एक आदमी बुरी तरह से मुझसे टकरा गया। मैं इतना बेहोश था कि टकरा के संभल नहीं पाया और नीचे जमीन पे जा गिरा। जल्दी सोच के दोबारा भागा तो देखा अब वो जगह खाली थी, यानी जहाँ कुछ देर पहले मैंने अब्बा को देखा था वो अब वहाँ पर मौजूद नहीं थे। ये देखकर मैं एकदम से बुखला गया। इर्द गिर्द निगाह दौड़ा के देखा, लेकिन दूर दूर तक वो मुझे दिखाई नहीं दे रहे थे। गलियों में काफी आगे जाके भी देखा उनको, मगर अब्बा मुझे नजर न आए। ये देखकर मैं एक दीवार के साथ टेक लगा के खड़ा हो गया, क्योंकि यकीन ही नहीं आ रहा था कि अभी कुछ देर पहले मैंने अपने बाप को देखा है। तकरीबन 15 मिनट तक तो मेरे साथ यही कैफियत रही, लेकिन उसके बाद मेरे दिल में शक आने लगा। आया क्या वाकई में वो अब्बा ही थे या फिर मेरा अपना वहम था? कितनी ही देर वहां पे खड़ा मैं इंतजार करने लगा कि हो सकता है अब्बा, अगर वो शख्स अब्बा से मुशाबत भी रखता है तो यहाँ पे आ जाए, लेकिन ऐसा ना हुआ। तकरीबन 2-3 घंटे तक मैं वहीं पे रुके उस आदमी के आने का इंतजार करता रहा, मगर वो ना आया। मैं तो खामोशी से घर वापस आ गया था, लेकिन मेरे दिल में एक अजीब तरह की फांस पड़ चुकी थी। मैंने कौन सा अपने अब्बा के जनाजे को देखा था। जो बताया था मेरी बीवी ने ही बताया था, और मैंने उसकी बात पे यकीन भी कर लिया था। लेकिन अब मुझे लग रहा था जैसे मेरी बीवी ने झूठ बोला हो। पता नहीं किन हालात में मैं घर पहुंचा था। मुझे अपनी तो कोई भी होश नहीं थी। घर जाते ही मैंने अपनी बीवी से पूछा मुझे अब्बा की खबर पे जाना है, लेके चलो। मेरी बात वो एकदम से चुप कर गई। क्या हुआ, चुप क्यों कर गई हो? अब्बा की खबर पे लेके चलो मुझे। जिसका वो नरमी से बोली क्या बात है तनवीर, पहले तो आपने कभी यूं बात नहीं की मुझसे। कोई गलती हो गई है क्या? मैंने कब कहा कि तुमने कोई गलती की है? बट वो एक आम बात कर रहा हूँ कि मुझे मेरे बाप की खबर पे लेके चलो। क्या गुनाह कर दिया है मैंने अपने बाप की खबर पे जाने का पूछकर? मेरी बात है वो एकदम से खामोश हो गई और बोली नहीं, गुनाह तो नहीं किया, बस वैसे ही पूछ रही थी क्योंकि आपको यहाँ 4 दिन हो गए हैं आप अब्बा की खबर पे नहीं गए और अब्बा की यूँ पूछ रहे हैं जैसे मैंने कुछ किया हो। अपनी बीवी की बात में मैं एकदम से चौंक गया, हालांकि मैंने तो कोई भी ऐसी वैसी बात नहीं की थी। फिर वो क्यों कह रही थी कि उससे शक हुआ जैसे मैं उस पर कोई इल्जाम लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर मैंने कोई बात भी नहीं की। बस एक मर्तबा मैं खामोशी से अपनी बीवी को जानना चाहता था कि वो क्या कर रही है और क्यों कर रही है। अच्छा चलो मैं चादर लेके आती हूँ, आप मोटरसाइकिल निकालें। मैं बाहर आके मोटरसाइकिल पर बैठ गया। कुछ ही देर में वो चादर लेके आई तो काफी परेशान से रख रही थी। हम लोग कब्रिस्तान के लिए निकल खड़े हुए। तकरीबन हम आधे रास्ते में पहुंचे थे जब मेरी बीवी मोटरसाइकिल पर बैठे बैठे नीचे गिर गई। हालांकि पहले तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ था। अब तो मैं कुछ अरसा बाहर रह के आया था, लेकिन इससे पहले यहाँ पाकिस्तान में अपनी बीवी को जहाँ कहीं भी लेके जाता मोटरसाइकिल पे ही लेके जाता था। मैं बड़ा हैरान हुआ कि वो नीचे क्यों गिर गई। फिर फौरन से मोटरसाइकिल रोक के मैंने अपनी बीवी को उठाया तो देखा मुझे काफी चोटें आ चुकी थी। करीब ही एक क्लिनिक भी था, वहां पर मैं अपनी बीवी को ले गया। 2-4 टांके उसके सर पे भी लगे और हाथों पे भी पट्टियां वगैरह हो गई, लेकिन अब तक वो बेहोश थी। मैं उस वक्त तो बहुत परेशानी में था। काश मैं ये तमाम बातें तभी समझ आता कि इनका असल मकसद क्या है, मगर उस वक्त मुझ में इतनी समझ पूछी नहीं थी कि मैं अपनी बीवी पे उसके रंगों को देख पाता। खैर कब्रिस्तान जाने के बजाय हम लोग घर वापस आ गए। उसकी हालत वैसे ही काफी खराब थी। मैं घर छोड़ के अपने बच्चों को साथ दिया उसके लिए कोई फल वगैरह लेने चला गया। जब घर वापस आया तो देखा मेरी बीवी काफी परेशान लग रही थी। क्या बात है, क्यों इतना घबराई लग रही हूँ? मैं सुबह से तुम्हें देख रहा हूँ, लेकिन वो नफी में सर हिला के बोली नहीं, ऐसी तो कोई बात ही नहीं, बस मैंने अपने भाई को फोन करके बताया था कि मेरी तबीयत नहीं ठीक। दिखाओ इधर। मैंने फोन लेके देखा तो वाकई में जमशेद को फोन किया हुआ था। मैंने ये बात बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में ली और दोबारा फिर से जमशेद का नंबर मिलाने लगा। अब की मर्तबा मैंने देखा मेरी बीवी के चेहरे पे काफी सुकून था। गोया उसे समीर फोन करने या ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता था।
कुछ ही देर बाद जमशेद ने फोन उठाया तो मैंने नरमी से पूछा, यार तुम्हारी बहन को चोट लगी है? पता नहीं उसने क्या किया, कुछ बताया होगा, लेकिन मैंने सोचा कि एक मरतबा तुम्हें पुरसकून कर दूं। तुम्हारी बहन बिल्कुल ठीक है, कोई इतनी चोट नहीं लगी। अगर तुम आना चाहो तो आ सकते हो। वो जल्दी से बोला, क्यों नहीं आऊँगा, मेरी बहन है, मैं इंशाल्लाह शाम को या फिर कल पहुँच जाऊँगा पता लेने के लिए। मैंने उसे मना भी किया कि रहने दो, कोई ज़रूरत नहीं, अगर फिर भी तुम आना चाहते हो तो आ सकते हो, लेकिन बस बात एक खातिर था कि मैं आगे ही रहूँगा। मुझे अपनी बहन के बगैर एक लम्हे के लिए भी चैन नहीं आ रहा। मैंने कंधे उचका के मोबाइल बंद कर दिया। अंदर ही अंदर मुझे दुख भी हो रहा था, क्योंकि 4 दिन हो गए थे मुझे यहाँ भी आए। एक मरतबा भी जमशेद ने फोन करके मेरी फेयर खबर नहीं ली, और अब अपनी बहन को कोई तकलीफ हुई तो फौरन से भागने का बोल रहा था कि मैं आ जाऊंगा। मैंने पहले तो अपनी बीवी को इस बात का ताना देना चाहा, लेकिन फिर खामोश हो गया। सोचा, बाहर के मुल्कों में कौन सा कोई दूसरे को यूं ताने देता है, ये रवाज सिर्फ और सिर्फ हमारे ही मुल्क में है। मेरे बाहर के मुल्क में रहने का फिर क्या फायदा हुआ जब यहाँ वापस आके मैंने पाकिस्तानी वाली हरकतें ही करनी है। ये बात सोच के मैंने खुद पे जब्त बांध लिया और अपनी बीवी को कोई भी ताना तशन्ना नहीं दिया। इसके बाद मैं जो काम छोड़ के आया था वो यहाँ पे मुझे थोड़ा ऑनलाइन करना था, क्योंकि जिस कंपनी के लिए मैं काम करता था उन्होंने मुझे छुट्टी एंड सीजन के दरमियान में दी थी। तो मैंने भी उनसे वादा किया कि बाहर जाके मुकम्मल तौर पे नहीं तो कम से कम ऑनलाइन रह के जितना संभाल सका संभाल लूंगा। और इसके बाद उन्होंने मुझे महीने की आधी तनख्वाह देने का भी कहा था। तो मैं अपने काम में मगन हो गया। काम में उलझे होने के बावजूद भी मेरे दिमाग में अजीब सी परेशानी थी, जैसे कोई बोझ है जो मेरे दिमाग पे छाया हुआ है। मैंने खुद से पूछा, क्या ये बोझ अब्बा का हमशक्ल देखने की वजह से है? लेकिन जवाब इनकार में आया। क्या ये बोझ मेरी बीवी की चोट लगी है इस वजह से है? दोबारा फिर जवाब इनकार में था। मैं बहुत ज्यादा उलझा हुआ था। अपना काम करने की कोशिश भी कर रहा था, लेकिन दिमागी बोझ और हर चार की वजह से मेरा काम नहीं हो पा रहा था। 2-3 घंटे तक मैं तकरीबन इसी कैफियत में जूझता रहा। मोहल्ले वाले मेरी बीवी के मतलब खबर लेने के लिए आ रहे थे, लेकिन मुझे वहाँ पे मौजूद किसी भी इंसान के साथ कोई भी दिलचस्पी महसूस नहीं हो रही थी। सो मैं घर से बाहर निकल आया। जैसे ही अपने घर से बाहर आया तो मेरा पूरा वजूद एकदम से हल्का फुल्का हो गया। यूं लग रहा था जैसे कोई कैद थी। अभी वजह चलते कुछ ही देर हुई थी जब अचानक से मेरा पैर इसी शय के साथ टकराया। मैंने गड़बड़ा के नीचे देखा तो एक फकीर था जो दीवार के साथ टेक लगा के बैठा था। एक पैर उसने मोर के पेट के साथ लगाया था, जबकि दूसरा पैर लंबा करके गले में आगे करके रखा हुआ था। जब मैं आ रहा था तब तो यहाँ पे मुझे कोई भी बैठा दिखाई नहीं दिया, यानी इस फकीर ने शरारत की थी मुझे बिला वजह गिराने के लिए। मैं एकदम से गुस्से में आ गया। इससे पहले मैं इस फकीर को कुछ कहता तो वो होंठों पे उंगली रख के बोला, खामोश रहो, बोलो मत कुछ। क्यों ना बोलूं मैं? यहाँ पे तुम हल्के खुदा को बैठे तंग कर रहे हो और वो तुम मुझे कह रहे हो कि न बात तक करूं। मैं बोलूं ना, दिमाग ठीक है तुम्हारा, और ये पैर दरमियान में क्यों किया हुआ है? पीछे करके बैठो। लेकिन मेरी बात पे अमल करने के बजाय वो एकदम से हाथ झाड़ता हुआ उठ खड़ा हुआ। मेरे एन करीब आके बोला, परेशान होना होना बनता भी है, तुमने तो बुरे बा की खबर भी नहीं ली, तुम्हें क्या पता कि क्या बीती है उस पे। ये बात सुन के मेरे तने अबरू एकदम से और तन गए और मैं झटका खा के जल्दी से बोला, बाबा क्या बात कर रहे हो तुम मेरे अब्बा की बात कर रहे हो ना? हाँ, मैं उन्हीं की बात कर रहा। हाँ, मैं उन्हें ही ढूंढ रहा हूँ। मेरी बीवी कहती है वो मर गया, पर मेरा दिल नहीं मानता कि मेरा बाप मर सकता है। मैंने कल देखा था अपने बाप को। मेरी बात पे फकीर एकदम से ऊंचा कह काला ताकि हंसौर बोला, क्या पता तुम ठीक ही लगा हो। इस बात पर मैं एकदम से चौंक गया, लेकिन वो फकीर मजीद वहां पे नहीं रुका और उछलता कूदता वहां से जाने लगा। पीछे जब मुझे होश आया कि वो फकीर अब यहाँ पे नहीं तो मैं एकदम से उसके पीछे भागा और उनको बुलाने लगा, बाबा मेरी बात तो सुनो, बाबा रुको, मेरी बात सुनो, जा खोज अपने रास को, जा भाग जा। ये कहता हुआ वो उछलता कूदता वहां से चला गया, जबकि पीछे एकदम से मेरे माथे पे पसीना छलकने लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि चंद लम्हे पहले जो कुछ हुआ क्या वो हकीकत भी है या नहीं। मैं अपने आप पे ही गुमसुम खड़ा था। तभी पीछे से गाड़ी आई और हॉर्न बजाया तो मैं अपने होश हवास में वापस आया। मैंने चांद के इर्द गिर्द देखा तो अब मुझे दूर तक कहीं पर भी वो फकीर दिखाई नहीं दे रहा था। ताला, ये क्या माजरा है? क्यों मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है? क्यों इतनी पहेलियां मेरी जिंदगी में एकदम से आ गई है? मैं क्यों नहीं समझ पा रहा जो हकीकत है वो मुझे दिखा दे। हयाल कुछ देर मजीद वहां पे खड़ा होने के बाद मैं घर वापस आ गया, लेकिन घर आते ही मुझ पे दोबारा फिर से वही थकावट और बेजारी छाने लगी। मैंने एक बात बड़े अच्छे से महसूस की थी कि पहले मुझे अपनी बीवी से बड़ी ही मुस्बत किस्म की वाइब्स आती थी,
लेकिन जब से मैं बैरून मुल्क से वापस आया था तब से मुझे अपनी बीवी से बड़े मनफी महसूसात आ रहे थे, जैसे वो कुछ गलत कर रही है और मुझसे छुपा रही है। हालांकि हम दोनों की लव मैरिज थी, इसके बावजूद भी पता नहीं क्यों मेरा दिल ही नहीं चाहता था अपनी बीवी के पास बैठने का, दिल से बात करने का। मेरे बच्चे भी अक्सर ही मुझसे शिकायत करने लग गए कि बाबा आप हमारी माँ को वक्त ही देते, लगता है वहीं पे आपने किसी के साथ शादी कर ली है। अगर ऐसा न होता तो आप हमारी माँ को इतना नजरअंदाज न करते। मैं उन बच्चों को देख कर रह गया, कितने ही साल न बाहर रहा था तो वो मेरे पीछे इतने बड़े हो गए, उसे इल्म ही ना हो सका। लेकिन उन बच्चों को मैं कैसे बताता कि उनकी माँ से बात करने का मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं चाहता था। 3-4 दिन यूं ही बीत गए, मेरी बीवी के टांके भी खुल गए, लेकिन मैं अजीबो गरीब कश्मकश में मुब्तला था कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मैं बार बार उन्हीं गलियों के चक्कर लगा रहा था कि मुझे वो बाबा एक मर्तबा दोबारा मिल जाए और मैं उससे अच्छी तरह पूछ सकूं कि तुम मेरे बाबा के मुतालिक क्या बात कर रहे थे, लेकिन हमेशा नाकाम ही होता रहा। 5वें दिन जब मैं बुरी तरह से थक गया तो घर वापस आया, देखा मेरी बीवी काफी हशाश बशाश लग रही थी। मैंने नरमी से कहा उठो और मुझे मेरे बाप की खबर पे लेके चलो। एकदम से मेरी बीवी के चेहरे की रंगत उड़ गई। ये बात मैंने पहले तो बिल्कुल भी महसूस ना की, लेकिन आज मैं बड़ा वाज़ेह फैक्ट देख पा रहा था। क्या हुआ? एकदम से तुम्हारे चेहरे की रंगत ही उड़ गई है, चलो लेके चलो मुझे मेरे अब्बा की खबर पे। उसी वक्त मेरी बीवी दर्द से कराहने लगी और बोली पता नहीं अचानक से मेरे सर के पिछले हिस्से में बहुत शदीद दर्द हो रही है। क्या हुआ? मैं एकदम से परेशान होकर आगे बढ़ा तो वो दर्द से तड़प रही थी। उस वक्त ये बात मुझे समझ ही ना आ पाई कि मेरी बीवी एक ड्रामा कर रही है। काश मैं समझ जाता। मैंने फौरन से अपने बच्चों को बुलाया, कहा कि खबरदार अब मुझे बच्चों आप लोगों का शो सुनाई ना थी और अपनी माँ को कुछ खाने के लिए लाके दो, बेचारी की हालत देखो क्या हो गई है। ये कह के मैं कमरे में जाके बैठ गया। पता नहीं क्यों अपनी बीवी की तकलीफ देख के मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं दुखा था, मैं बिल्कुल नॉर्मल था, गोया मुझे फर्क ही ना पड़ रहा हो। और ये बात देख के मुझे काफी डर भी लग रहा था कि मैं कितना पत्थर दिल हो चुका हूँ। अपने घर वालों के लिए मेरे दिल में मोहब्बत बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है। अब ये 15 मिनट ही हुए थे मुझे यूं बैठे जब अचानक से बाहर का दरवाजा बजने लगा। मैंने बच्चों को भेज दिया जाके देखो कौन है बाहर। वो बाहर गए तो उछलते कूदते आए कि अब्बा अब्बा देखो मामू आए हैं, अब्बा मामू आए हैं। मुझे उम्मीद थी कि आज मेरा साथ आएगा, क्योंकि वो मुझे 2 दिन पहले ही फोन पे बता चुका था कि कोई इमरजेंसी हो गई थी जिसकी वजह से वो पहले दिन नहीं आ सका, तो 1-2 दिन में चक्कर लगाने का कहा था। इसलिए मैं बिल्कुल भी हैरान न हुआ। मैं कमरे से बाहर निकला तो एक लम्हे के लिए मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। मेरे सामने तो नदीम खड़ा था। वो तो उस सरसेरे के पैर तक मुकम्मल तौर पर बदल चुका था। उसका उठना बैठना चलना फिरना ठाट बाट मुख्तलिफ थे। उसका कोई 3-piece सूट में मलबूस था। यो ही नदीम था जो एक कपड़ा पहन लेता तो हफ्ते तक उन्हें ही पहन के फिरता रहता। तो मैं महंगी घड़ी महंगे जूते ये सब कुछ देख के मैंने एक निकाह खुद को देखा तो मुझे बहुत ज्यादा शर्मिंदगी हुई। बाहर रह के इतना कमाने के बावजूद भी मेरे हिस्से में वो कुछ नहीं आया जो इतनी जल्दी नदीम को मिल गया। मेरी बीवी को मिलते हुए वो बच्चों को प्यार देने लगा, फिर नरमी से आके मेरे गले लगा और गर्मजोशी से बोला भाई साहब बहुत देर से बाद देखा है आपको, बिल्कुल भी नहीं बदले आप तो। मैंने उसके बाद तो मुस्कुराते हुए कहा हाँ तुम जो बदल गए हो फिर किसी और को बदलने की क्या जरूरत। ये जुमला मैंने तंजिया अंदाज में नहीं बल्कि बिल्कुल ही सादा से लहजे में कहा। दोस्तों वो एकदम से तहकहा लगा के बोला बस भाई साहब अल्लाह का करम है, अल्लाह जिस पे अपना करम करते आपकी और मेरी बहन की दुआओं से ही आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह इतना कामयाब हूँ। मैंने मुस्कुरा के मजीद दुआएं दी कि चलो अल्लाह पाक तुम्हारे कारोबार में तरक्की करे। वैसे क्या काम कर रहे हो आजकल? तो इस बात पर वो नरमी से बोला मैंने अपनी एक कंपनी शुरू की है, हार्डवेयर की कंपनी है, छोटी सी थी लेकिन अब माशाल्लाह अच्छा कारोबार चल रहा है। मैं बहुत हैरान हुआ क्योंकि ना मेरी बीवी इतनी अमीर थी ना ही मेरे ससुराली इतने अमीर थे कि बैठे बैठे नदीम कोई कंपनी डाल दे। अरे उनकी औकात तो इतनी भी नहीं कि वो उसे एक छोटी सी किराने की दुकान डाल दे। ये बातें मेरे लिए काफी हैरान कन थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी अचानक नदीम ने तरक्की कर कैसे ली और एक कंपनी शुरू करने का रुपया उसके पास कहाँ से आया। मेरा दिल तो चाह रहा था कि एक मरतबा पूछूं भाई हम लोग पूरी उम्र बैरून मुल्क काट के आदे और हम इतना नहीं कमा पाए जितना तुम्हारे ठाट बाट देख के लग रहा है। लेकिन अखलाकी तौर पर मैं एक लम्हे के लिए खामोश हो गया। सोचा एक मरतबा बहन से बातें वगैरह कर लें, इसके बाद पूछूंगा। हम लोग बैठ के बातें करने लगे। मेरी बेटी पानी वगैरह लाने के लिए उठी तो वो नरमी से बोला निमरा गाड़ी की पिछली सीट पे कुछ सामान पड़ा है, जाओ भाई को भेजो वो उठा देगा। मेरा बेटा सामान दे के आया तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। बोतलों का एक बीयर था
केक का डिब्बा था और बहुत सारे लेज और स्लांटी थे। मेरे बच्चों के लिए था ये सब। मुझे अजीबोगरीब लगा है सब कुछ। आज तक तो मेरे रहते कभी मेरा साला कभी भी हमारे घर में किसी शय का शॉपर तक नहीं लाया था, लेकिन अब इतना कुछ। एक तरह से मुझे जलन भी महसूस हो रही थी, पर मैं खामोशी से बैठा रहा। खाना वगैरह खाने के बाद मेरी बीवी नरमी से बोली, नदीम साहब, अपने भाई को उनके अब्बा की खबर पे ले जाए। तो तुम जनाजा पढ़ने के लिए? नदीम ने हाँ में सर हिलाया और बोला, अरे क्या बात हो गई भाई साहब, आप मुझे पहले बताते कि आपको कब्रिस्तान जाना है तो मैं पहले आने की कोशिश करता। इस पर मेरी बीवी नरमी से बोली, चलो अब अच्छा हुआ तुम आ गए। तो मैंने कब्रिस्तान दे के जा रही थी, लेकिन फिर अचानक ही हमारा एक्सीडेंट हो गया। इसके बाद उठ ही न सकी मैं। आज तनवीर मुझे बोल रहे थे कि मुझे अब्बा की खबर पे ले जा। मैं जाने के लिए तैयार हुई तो दोबारा फिर से मुझे शदीद किस्म के चक्कर आने लगे, सो मैं रुक गई। ऊपर से बच्चों ने बताया कि तुम आए हो तो सोचा तुम ही ले जाओ इन्हें। मैं अपनी बीवी को देख रहा था बड़े गौर से, लेकिन अब की मर्तबा उसके चेहरे पर कोई भी तनाव नहीं था। वो बड़े नॉर्मल लहजे में बात कर रही थी, जिस पर नदीम ने सर हिलाया और बोला, हाँ बस हम चलते हैं। चलें भाई साहब, उठे अगर जाना है तो। मैं वॉशरूम चला गया वुजू करने के लिए। जब वापस आया तो दोनों बहन भाई सरगोशी के अंदाज में कोई बात कर रहे थे। दूर से खड़े होकर मुझे साफ दिखाई दे रहा था कि मेरी बीवी काफी गुस्से में लग रही है और अपने भाई को कुछ कह रही है, लेकिन वो मुसलसल नफी में सर हिलाता हुआ इनकार कर रहा था। मैंने वहीं पे खड़े होकर नदीम को बुलाया और कहा, चलो आके बात कर लेना, मैं कल का आया हूँ, मैंने अपने बाप की कब्र ही नहीं देखी। वो सर हिला के मेरे साथ आ गया, लेकिन उसके माथे पे पसीना चमक रहा था। अभी थोड़ी देर पहले तो वो बिल्कुल नॉर्मल था, और जब मैं वॉशरूम गया था पीछे से ही उन दोनों बहन भाई के दरमियान कोई ना कोई बात हुई थी, जिससे वो एकदम से परेशान हो गया था। मैंने पूछना मुनासिब नहीं समझा कि क्या बात है जो तुम्हें यूं बैठे बैठे परेशान कर गई है। जब हम लोग बाहर गाड़ी में जाके बैठने लगे तो हैरत से मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि नदीम के पास गाड़ी भी थी और गाड़ी का वो मॉडल था जो कोई भी मिडिल क्लास बंदा लेना अफोर्ड नहीं कर सकता था। मैं खुद बाहर कमाई करने के बावजूद वो गाड़ी लेने के काबिल नहीं हुआ था। अभी तक जो गाड़ी नदीम लेके फिर रहा था, क्या बात है भाई साहब, चौंक गए हैं लगता गाड़ी को देख के। मैंने शर्मिंदगी से मुस्कुरा के कहा, हाँ भाई, तुम्हारी तरक्की से मुतासिर हो रहा हूँ। कितनी अचानक तुमने ये सब कुछ हासिल कर लिया, मुझे तो हजम ही नहीं हो रहा। इस बात पे वो नरमी से मुस्कुरा के बोला, कर लें भाई साहब हजम, आप ही की दुआओं का नतीजा है। हालांकि ये बात भी हकीकत ही है, आज तक मैंने नदीम के लिए दुआ नहीं की थी। मुझे वो अच्छा ही नहीं लगता था। पहले तो कोई काम काज नहीं करता था, अक्सर आके हमारे घर ही खाना वगैरह खाता था। और नदीम की ये बात मुझे इंतहाई बुरी लगती थी कि लोग तो बेटियों के घर जाके पानी भी नहीं पीते, और ये यहाँ आके ना सिर्फ खाना खाता है बल्कि 2-2 3-3 दिन रहता भी है। अक्सर ही मेरी और मेरी बीवी की लड़ाइयाँ नदीम की वजह से हो जाया करती थी, मगर अब तो नदीम के ठाट बाट ही देखने वाले थे। पूरा रास्ता गाड़ी में खामोशी छाई रही। मैं बार बार यही सोच रहा था कि इसके पास इतना पैसा कहाँ से आ गया, लेकिन जब ये सवाल मेरे दिल में ज़्यादा सर उठाने लगा तो मैंने लाहौल पढ़ना शुरू कर दिया। खैर, हम लोग कब्रिस्तान पहुंचे तो वहाँ एक कोने में मुझे अब्बा की कब्र नजर आ गई, जिस पर दूर से ही तख्ती चमक रही थी। नदीम भी मुझे वहीं ले गया। वहाँ जाके मुझे यकीन आ गया कि मेरे अब्बा की वाकई में वफात हो गई है। बाकी मेरे दिल में जितने भी खदशात और वहम थे वो ख़त्म हो चुके थे। काफ़ी देर वहाँ बैठकर मैंने सूरत हाल से उनकी तिलावत की, मज़ीद कोई जिक्र अस्कार वगैरह किया, और फिर हम लोग घर वापस आने लगे तो नदीम ने रास्ते में एक होटल से मेरे बच्चों के लिए पिज़्ज़ा भी लिया। मैंने उसे मना करना चाहा कि यार इतना क्यों खप रहे हो, तो वो मुस्कुरा के बोला, अरे भाई साहब कोई बात नहीं, आप ही की दुआएं हैं, आपने बड़ा मुश्किल वक्त मेरा ख़त्म किया है। मैंने चौंक के देखा और पूछा, कौन से मुश्किल वक्त की बात कर रहे हो तुम? तो वह हंस के बोला, जब मेरे कपड़े फटे पुराने थे, कौन था जो मुझे अपने घर में पनाह देता था? कौन था जो रोटी देता था? आप लोगों के घर आता था तो कभी भी आपने मुझे घर से निकल जाने का नहीं बोला। मैं खामोश हो गया। हालांकि ये सब कुछ ही मैंने कहा था, लेकिन नदीम के सामने नहीं, अपनी बीवी के सामने। हम घर आए तो बच्चे वो खाना देख के बहुत खुश हुए। मैं अंदर कमरे में जाके लेट गया। काफ़ी थकावट हो रही थी, ऊपर से दिल भी काफ़ी अफसुर्दा था अब्बा की वजह से। लेटे लेटे तकरीबन मुझे ऊँग आ गई थी। कुछ देर बाद हल्की हल्की बातों के शोर से मेरी आंख खुली। बच्चे ड्राइंग रूम में बैठे टीवी देख रहे थे और लाउंज में मेरी बीवी और उसका भाई बैठे कोई बात कर रहे थे। उनकी बातें बहुत ज़्यादा तो मुझे नहीं सुनाई दे रही थी, लेकिन हल्की हल्की उनकी बिनबिनाहट कानों में ज़रूर पड़ रही थी। नदीम, तुम ये सब कैसे कह सकते हो? मैंने तो अभी तक तनवीर को इस मुतल्लिक कुछ भी नहीं बताया। कुछ तो मेरा बरम रखो। वो नरमी से बोला, आपा मैं तुम्हें कैसे बताऊं? मेरे हालात बहुत ख़राब हैं। ये बाहर ही शोशा है। मैं बहुत कर्जों में डूबा हूँ। अभी मैं कोई भी मदद नहीं कर सकता। अचानक से मेरी आँख खुल गई।
फिर मुझे अपनी बीवी के रोने की आवाज़ सुनाई दी, जहाँ वो अपने भाई को यही कह रही थी कि जो भी करना है जल्दी करो और कर्ज लेना है बेशक ले लो, लेकिन मुझे इस मसले से निकालो। फिर कोई बच्चा ड्राइंग रूम से उठ के लाउंज में आ गया तो शोर होने लगा और उनकी बातें एकदम रुक गईं। मैं अभी उठ के बाहर आ गया और उन्हें बड़े गौर से देखने लगा, लेकिन दोनों ने कोई भी बात न की। मेरे आने के फौरन बाद ही नदीम उठ खड़ा हुआ और मुझे गले मिलने के बाद बोला, अच्छा भाईजान, फिर मिलते हैं दोबारा, जब आपा के टांके खुलेंगे फिर आऊँगा। ये कह के वो वहाँ से चला गया। मैं अपनी बीवी के पास ही बैठ गया और पूछा, क्या हुआ, तुम दोनों की कोई लड़ाई हुई है? मेरी बात वो एकदम से सहम के मेरी जानिब देखने लगी। क्यों, क्या हुआ? हुआ तो कुछ नहीं, कमरे में लेटा तो तुम दोनों का शोर आ रहा था, तुम मुझसे कह रही थी कि मेरे पास वक्त नहीं है। क्या हुआ, कोई बात है? जो भी मसला है मुझे बताओ। इस पे वो नफ़ी में सर हिला के बोली, नहीं नहीं, ऐसी तो कोई भी बात नहीं। मैं बड़े गौर से उसके लहजे का उतार चढ़ाव देख रहा था कि वो क्या बात कर रही है और क्या बात नहीं कर रही। वो तो मैं वैसे ही लगी हुई थी। जानते हो ना, नदीम ने अभी तक शादी नहीं की, तो मैं यही चाहती थी कि वो शादी कर ले, और वो कह रहा था कि फ़िलहाल नहीं कर सकता, कुछ माली मुश्किलात दरपेश हैं। मैं उसे जज्बाती करने के लिए ही कह रही थी कि शादी कर लो। बहुत समझाने की कोशिश की है, मगर वो मेरी बात नहीं माना। ये बात सुन के मैं एकदम से हल्का फुल्का हो गया और सोचा मैं ही ज़्यादा दिमाग लड़ा रहा हूँ, जबकि कोई भी बात ऐसी वैसी नहीं। कुछ देर के लिए मैं अपने एक पुराने जानने वाले से मिलने के लिए बाहर निकल आया। उसका घर हमारे घर से आधे घंटे की दूरी पे था। सो मैं गाड़ी लेके निकला। रास्ते में अचानक से मेरी गाड़ी के आगे वही शख्स आ गया जो मेरे बाप से मुशाबत रखता था और मैं उसे अब्बा समझ बैठा। फौरन से मैं गाड़ी से निकला और उस आदमी को देखने लगा। उसके माथे पर बुरी तरह से चोट लगी थी, कपड़े फटे पुराने थे, इस से खून निकल रहा था, जिस्म भी मैला कुचैला था और उस आदमी से इंतहाई बदबू आ रही थी, जिसपे मुझे बड़ी ज्यादा कराहत आई। लेकिन उसकी शक्ल बिल्कुल मेरे बाप से मिलती थी। सो मैं उस आदमी को गाड़ी में बिठा के करीबी क्लिनिक ले गया। पहले तो दिल एकदम से मचल रहा था, लेकिन फिर मैंने खुद को संभाल लिया। इस सोच कर कि अगर इस आदमी की जगह मेरा बाप होता तो फिर क्या मैं अपने बाप को भी यूं ही छोड़ के चला जाता। अल्लाह की बड़ी करम नवाजी थी कि अपने बाप का जनाजा तो नहीं देख सका, कम से कम उस आदमी को फौरन से तिब्बी मदद तो दे ही सकता था। अस्पताल लेके गया तो डॉक्टर ने बताया कि सर पे इंटरनल इंजरी है, जो कि शदीद गहरी होने के बायस ना जाने ये शख्स कितने दिन कोमे की हालत पे रहे। वो 1 घंटे के लिए भी कोमा में रह सकता है और 1 महीना भी और साल भी और पूरी उम्र भी, कोई कुछ नहीं कह सकता। आप लोग बस दुआ करें। पता नहीं क्यों मेरा दिल यही कह रहा था कि ये अब्बा ही है, हालांकि अब्बा की कब्र में खुद दे के आया था। फिर भी मेरा दिल बार बार यही कह रहा था कि ये शख्स मेरा बाप ही है। तो वहां से उठ के घर वापस आने लगा, क्योंकि मुझे 2-3 घंटे हो चुके थे मुसलसल घर से बाहर रहते हुए, लेकिन मेरा दिल वहां से जाने का चाह ही नहीं रहा था। फिर भी खामोशी से मैं निकल आया और अल्लाह से दुआ करने लगा कि अल्लाह मेरे दिल को सुकून दे दे, उस आदमी को कोमे से बाहर निकाल दे। घर आया तो बहुत खामोश था। मेरी बीवी ने इतनी खामोशी की वजह भी पूछी, पर मेरे लब सिले हुए थे। मैं क्या बताता कि अपने बाप के हमशक्ल से मिल के आ रहा हूँ। उसे इतना ही नहीं बल्कि उसे अपनी गाड़ी से तकरीबन कुचल के ही अस्पताल में छोड़ के आ रहा हूँ, जो अब शदीद बुरी हालत में है। अगले दिन मैं फिर से हॉस्पिटल में आ गया और आते ही डॉक्टर से पूछा कि इस आदमी की कंडीशन में कोई बेहतरी है। तो डॉक्टर ने मायूसी से नफी में सर हिला के कहा, नहीं, अभी तो ऐसा हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, दवाइयाँ वगैरह दे रहे हैं, अल्लाह बेहतर करेगा। ये कह के वो चला गया। मजीद 1 घंटा बैठने के बाद मैं घर वापस आया तो देखा मेरी बीवी घर पे नहीं थी। बच्चों से पूछा तो उन्होंने भी लाइल्मी का इजहार किया और कहा माँ रिक्शे पे गई है कहीं। मैं बड़ा हैरान हुआ, क्योंकि जब का मैं वापस आया था 1 मरतबा भी मैंने अपनी बीवी को यूं चुपचाप घर से बाहर निकलते हुए नहीं देखा था। अगर मोहल्ले में भी कहीं जाती तो बता के जाती थी। वैसे भी काफी दिनों से तो उसके सर पे बुरी तरह चोट लगी थी, तो वो चारपाई से भी उठने के काबिल नहीं थी। मैं बैठ के उसका इंतजार करने लगा, तभी मेरी बीवी वापस आ गई। उसके हाथ में खाकी लिफाफा था। मैंने हैरत से पूछा, कहाँ गई थी तुम? मुझे घर में आके देख कर वो ना डरी और ना झिझकी, बड़े सुकून से बोली, कुछ काम था बस। कैसा काम? मुशरा को थोड़ा कर्जा चाहिए था, अपने नाम पे निकलवाया है। कर्जा? लेकिन क्यों? मैंने हैरत से पूछा तो वो नरमी से बोली, घर शुरू करने लगे हैं अपना, कल आई थी मेरे पास है, रो रही थी तो मैंने सोचा मैं ही कर्जा निकलवा देती हूँ, बेचारे का भला हो जाएगा। इस भले पर मैं चांद के बोला तो वो पैसे कहाँ से देगी, और अगर ना दिए तो हम कंगले हो जाएंगे। इसके अलावा तुमने ना मुझे पूछा ना ही बताया और खुद ही कर्जा लेने के लिए चली गई। मुझे अपनी बीवी की ये बात बहुत बुरी लगी। हाँ, तो जब आप यहाँ पे नहीं थे तब भी तो सारे काम मैं खुद ही करती थी, आपसे हर बात थोड़ी पूछती थी। वैसे भी अब आदत हो गई है मुझे। मैं चुप कर गया। फिर मैंने उन कागजों को देखने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो खामोशी से उसने सारी फाइल मेरे हाथ पे रखी। जब मैंने कर्जे की रकम देखी तो मेरा दिमाग एकदम भग से उड़ गया। मुझे लगा था कोई 2-3-7 लाख का होगा, मगर ऐसा नहीं था। कागजात पर जो रकम लिखी हुई दिखाई दे रही थी वो 50 लाख की थी।
तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? इतनी बड़ी रकम तुमने एक पड़ोसन को निकलवा के दे दी, अगर वो भाग गई तो कहाँ से भरोगी ये पैसे? चिकन वो बड़े नॉर्मल लग रही थी। संजीदगी से बोली, कर लूंगी कुछ ना कुछ। है अब मैं बहुत थक रही हूँ, कल मुझे जाके अपने टांके भी खुलवाने हैं और इस वक्त सर में शदीद दर्द हो रही है, तो मैं थोड़ा आराम करूंगी। ये कह के वो कमरे में चली गई। मैं जाते जाते अपने फाइल भी साथ ले गई, जबकि पीछे मैं खामोशी से ही बैठा रहा। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि अभी ये सब कुछ क्या हुआ है। मेरी बीवी इतनी खुद मुख्तार कब से हो गई कि 50 लाख के कर्जे अपने नाम पे निकलवाने लगी। मैं काफी परेशान था, मुझे समझ भी नहीं आ रहा था और सुकून भी नहीं आ रहा था। सो खामोशी सोच के मैं बाहर निकल आया। थोड़ा बहुत फिरने के बाद अचानक से मुझे 7 मई का कॉल आया, तो मैं हॉस्पिटल चला गया, क्योंकि वहाँ पे फिर भी थोड़ा बहुत सुकून था। हॉस्पिटल आते ही डॉक्टरों ने मुझे खुशखबरी सुनाई कि वो आदमी कोमा से निकल आया है, लेकिन अभी कोई बात वगैरह नहीं कर रहा, न सबको खामोशी से देखता जा रहा है। मेरे लिए इतना ही बहुत था। एक अनजाने से खुशी मेरे दिल में होने लगी। यूं लग रहा था कि वाकई मेरा बाप कोमे से निकल आया हो। जाकर उस आदमी को पूछा कि बताएं अब आपकी तबीयत कैसी है, तो मुझे देख के एकदम से रोने लगा। उसने बोलने की कोशिश की, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो बोल सके। लरस के करीब खड़ी उसने मुझे मना कर दिया कि ज्यादा इनके दिमाग पे जोर नहीं डाला हमने। अगर ये बात अपने दिल से करते हैं तो करने दे, अगर नहीं करते तो रहने दे। मैं वहीं पे उनका हाथ थाम के बैठ गया। पता नहीं क्यों मुझे अब यकीन होने लगा था कि वो ही मेरा बाप है। काफी देर वहां बैठने के बाद मैं घर वापस आया तो देखा नदीम भी आया हुआ था। वो बात नहीं, मेरे लिए बड़ी हैरान कुन थी और दोनों बहन भाई कमरे में बैठ के खुसर फुसर कर रहे थे। मैंने हैरत से जाके पूछा क्या हुआ भाई? नदीम बहन की इतनी जल्दी याद आ गई तो वो मुस्कुरा दिया, लेकिन मेरी बीवी के चेहरे की रंगत पीली होने लगी। वो काफी परेशान लग रही थी। मुझे वहां पर बैठना बड़ा अजीब लग रहा था। मैं उठ के दूसरे कमरे में आ गया। दिन में अजीबो गरीब ख्यालात आ रहे थे जो पैदा हो रहे थे। तभी दोबारा फिर मुझे कोई काम पड़ा तो मैं कमरे में गया। नदीम ये कह रहा था कि वो लोग घर खाली करने का बोल रहे हैं, जिससे वो ये कह रही थी कि तनवीर को मैं क्या जवाब दूंगी। हम कहाँ घर खाली करें? तुम क्यों मेरा घर खराब करने के पीछे पड़े हो? अगर मैंने एक मर्तबा तुम्हारी मदद कर दी तो आप तुम इस मदद को मेरे लिए अजाब मत बनाओ, इसी में तुम्हारी बेहतरी है। लेकिन नदीम भी मुसलसल नाम हिलाता हुआ यही कह रहा था कि मेरे इख्तियार में कुछ भी नहीं। आप चुपचाप भाई को बता दे, वो खुद ही तमाम मामले को देख लेंगी। मैं दरवाजे के पीछे खड़ा उनकी बातें सुन रहा था और अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहा था कि क्या बात है। मुझे पूरी बात तो समझ में नहीं आई, लेकिन इतना जरूर पता चल गया था कि जो भी मामला है वो काफी बड़ा और संजीदा नौयत का है। उसी वक्त में अंदर गहर पूछा क्या बात है। इस पे दोनों की बोलती ही बंद हो गई। मेरी बीवी ने नफी में सर हिला के मना करना चाहा तो मैंने हाथ उठा के उसे खामोश करवा दिया और कहा खबरदार तुमने कोई बात की तो जो भी बात है मुझे खुल के बताओ नदीम। लेकिन नदीम भी चुप था। दोनों ही एक दूसरे की शक्लें देख रहे थे। वो या दोनों ही कुछ बताने की हिम्मत न कर पा रहे हो। मुझे एकदम शदीद गुस्सा आ गया। मैं उन दोनों की पहेलियों से थक चुका था। सो सख्ती से कहा नदीम, इससे वक्त मेरी बात का जवाब दो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जिस पे मेरी बीवी गड़बड़ा की बोली, देखें मैं आपको बात समझाने की कोशिश करती हूँ। तो मैंने फौरन से उसे खामोश करा दिया और कहा खबरदार अगर तुम्हारे मुंह से एक भी लफ्ज निकला तो मैं तुम्हें फारिग कर दूंगा। जिससे वो तो दुबक के बैठ गई। तभी नदीम ने बोला शुरू किया कि आप जब बाहर गए थे तो मेरे हालात बहुत खराब हो गए थे। मैंने एक आदमी के साथ मिलकर कारोबार करने का मंसूबा बनाया। उस आदमी ने पहले तो यही कहा था कि कारोबार के लिए वो मुझे पूरी रकम देने को तैयार है, लेकिन बाद में जब हमने कारोबार वगैरह शुरू करने का इरादा किया तो वो रकम देने से मुकर गया। चूंकि मेरा जहन बन चुका था कि हमें क्या काम करना है और कैसे तमाम मामला को देखना है, लेकिन जब एन मौके पे आके वो मुकर गया तो मेरे लिए मुश्किलात पैदा हो गई। मैंने आपा से मदद मांगी तो उन्होंने मेरी खातिर अपना घर बेच दिया। ये जो घर है आपका, ये घर इनके नाम ही था ना, तो इन्होंने ये घर बेच दिया। इसके बाद से लेके अब तक ये लोग किराए पे रह रहे हैं, लेकिन फिर दोबारा मेरा कारोबार घाटे में चला गया। मुझे पैसों की शदीद जरूरत थी। जो हमारा टेंडर था वो हमारे साथ फ्रॉड करके चला गया, तो आपा ने कुछ पैसे आपसे मंगवाए। अब आपा यही चाहती है कि घर में आने वापस दिलवा दूं, लेकिन मेरे हालात बहुत खराब है, मैं नहीं कर पा रहा, तो अब ये दोबारा 50 लाख का कर्जा लेके आई है ताकि उस कर्ज से घर छुड़वाया जा सके और आपको पता न चले। बाकी वो थोड़ा थोड़ा करके ये चुकाती रहेंगी। ये बात सुन के मेरा दिमाग एकदम से घूम गया। मैं तेज कदमों से आगे बढ़ा अपनी बीवी के मुंह पे एक जोरदार थप्पड़ लगाया। वो लड़खड़ाती हुई नीचे जा गिरी। फिर नदीम का गिरेबान पकड़ के उसे बुरी तरह से पीटने लगा। मेरे बच्चे खड़े रो रहे थे, लेकिन मैं अंधाधुंध उन्हें मारता जा रहा था। तभी मैंने अपनी बीवी को तलाक दे दी और नदीम के मुंह पे एक जोरदार थप्पड़ मारा के उसके 2-3 दांत निकल आए। ये पता चला कि सिर्फ इतना ही नहीं, इन दोनों बहन भाइयों ने मुझे खा लिया था और अब दोनों ही डिठाई से खड़े होकर मुझे पूरी रात ये कहानी सुना रहे थे।
मेरे बाप के मुतालिक भी झूठ बोला होगा तुमने। कहा है कमीनी औरत मेरा बाप। मैंने अपनी बीवी को बालों से पकड़ के दबोचा तो वो रोने लगी। फिर बोली उसे एक ओल्ड होम में छोड़ दिया था। तभी मुझे याद आया कि हॉस्पिटल में भी जो शख्स है वो मेरा बाप ही है। उन दोनों को वहीं पे छोड़ के मैंने अपने बच्चों को गाड़ी में बिठाया और हॉस्पिटल आ गया। हॉस्पिटल में मजीद 2-3 दिन रुकने के बाद मैंने अब्बा को डिस्चार्ज करवाया और फिर उन्हें लेकर दूसरे शहर में दोस्त के पास चला गया। वापस मुड़ के मैंने ना अपनी बीवी की खबर ली ना ही उसके भाई की। ऐसी बीवियों से बेहतर है कि बंदा शादी ही ना करे, और अगर करे तो कभी भी अपनी बीवियों को अकेला ना छोड़ी। मेरी जिंदगी तो आजाब हो चुकी है। मैं आप लोगों को भी यही मशवरा दूंगा कि जहाँ भी शादी करें सोच समझ के करें कि जिससे शादी कर रहे हैं वो आपके साथ वफादार है भी या नहीं।